एक प्रेमिका अपने प्रेमी से करीब 3 महीने बाद मिलती है। जैसे उनका ये मिलन होता है, दोनों एक दूसरे को बाहों में लेते हुए बहुत ही बुरी तरह से रो पड़ते हैं। उनका रोने का कारण तो उनका ना मिलना था, लेकिन वह यहाँ पर एक दूसरे से खुशी से भी मिलकर रो रहे थे। दरअसल यहाँ पर अंशिका अपने प्रेमी रॉकी से कहने लगती है कि अब उससे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। जिस प्रकार से वह अंशिका दुखी है, उसी तरह से वह उसका प्रेमी रॉकी भी दुखी है। और अब दोनों फिर दोबारा से एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं और बस उनके बीच में वही प्यार दोबारा से बना पड़ता है। और इसी प्यार के दौरान वो दोनों एक दूसरे को चुंबन करते हैं और उसके बाद उनका वही जो सीन बनता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बिजी हो जाते हैं। बहुत ही तरीके से दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। और अब तो वह जो अंशिका है अपने बुआ के घर चल पड़ती है। जैसे वह अपने बुआ के घर जाती है, यहाँ पर उसको उसके जो पिता है वो मिलते हैं और वो अपनी बेटी को डांटते हुए कहते हैं कि बेटी, तुम्हें आज भी शर्म नहीं रही? यानी कि तुम ऐसा काम आज भी करती हो जबकि तुम एक बच्चे की माँ बन चुकी हो। लेकिन अंशिका उससे कहती है कि यहाँ पर तुमसे पहले ही कहा था कि वह शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी रॉकी से करेगी, लेकिन तुमने उनकी इस बात पर कोई गौर ही नहीं करी। और आज जब वह अपने प्रेमी रॉकी से मिलने जाती है तो तुम उसके साथ रोक टोक करते हो। लेकिन उस लड़की अंशिका का पिता उससे कहता है कि बेटा, आज के बाद तुम उस रॉकी से कभी नहीं मिल पाओगी। अब तो वो उस अंशिका को अपने साथ ले जा रहे होते हैं अपने घर, अपनी बहन से बिता लेते हैं और बस चल पड़ते हैं। अंशिका बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा खुश इस बात के लिए है कि आज उसके जो प्रेमी रॉकी ने उसको एक मोबाइल फ़ोन दिया है, वही छोटा सा मोबाइल जिसको वह कहीं भी छुपा सकती थी। उस फ़ोन को लेकर वह जा रही होती है, लेकिन अब तो उनके बीच में वही सिलसिला कायम होने लगता है कि अब जब भी अंशिका को मौका मिलता, वह अपने प्रेमी यानी कि रॉकी के पास फोन कर लिया करती। और अब तो उस रॉकी का उस अंशिका की ससुराल में भी आना जाना शुरू हो जाता है। क्या अंशिका उस रॉकी को मिल पाएगी? क्या रॉकी उस अंशिका को अपना प्यार दे पाएगा? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग इसी नाम से फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, हमको वहाँ पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कानपुर देहात से। कानपुर देहात में जो अंशिका है, अंशिका की शादी पड़ोसी एक गांव में उस सुनील से कर दी जाती है। सुनील जो कि दिखने में ज़्यादा सुंदर तो लड़का नहीं है, लेकिन अच्छा खासा कमा रहा होता है। दरअसल जो सुनील और सुनील का जो भाई है, वो दोनों मनीराम के बेटे हैं। और उनकी जो कपड़े सिलने की जो दुकान है वो दिल्ली में स्थित है। यानी कि वे दिल्ली में जो कपड़े सिलने की दुकान है, दर्जी का काम किया करते हैं। यहाँ पर दोनों भाई बड़े ही जोर शोर से अपनी मेहनत में लगे होते हैं और उसी के दौरान वो लोग अच्छा खासा कमा भी रहे होते हैं। यहाँ पर सुनील के साथ सुनील का बड़ा भाई संजय भी रहता है। और संजय और सुनील अब तो अपनी पत्नियों को बदल बदल कर, यानी कि कभी 3 महीने सुनील की पत्नी दिल्ली में रहती, कभी उस संजय की पत्नी दिल्ली में रहती। बस इसी प्रकार से उनका यह जीवन यापन चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जब वह जो सुनील है वह अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने गांव आया हुआ था, तो एक दिन सुबह सुबह 5 बजे वह अंशिका अपने ससुर के पास फ़ोन करती है। उनके ससुर का नाम मनीराम होता है। और मनीराम जो कि अपनी बेटी के घर पर, यानी कि बेटी के ससुराल में गए हुए थे। दरअसल उनको कुछ दवाई लेकर आनी थी, शुगर वगैरह की। वो दवाइयाँ लेने तो वहाँ पर गए, लेकिन सुबह 5 बजे अंशिका फ़ोन कर देती है मनीराम के पास और कहती है कि तुम्हारा बेटा जो सुनील है वह पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया है। यानी कि उसकी जब सुबह 5 बजे आँख खुली तो वह पाती है कि उसका जो पति सुनील उस बिस्तर पर मौजूद नहीं है। इस पूरी स्थिति को सुनता है मनीराम वो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से भागा हुआ आता है और अपने गांव आ जाता है। अपने गांव आकर वह अपने बेटे को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन उसको उसका बेटा सुनील कहीं भी नहीं मिलता है। वह अपने घर भी जाता है और अंशिका से पूछता है सुनील के पास फ़ोन वगैरह किया, तो यहाँ पर वह अंशिका कहती है कि सुनील का फ़ोन तो यहीं पर मौजूद है, वह फ़ोन को छोड़कर कहाँ पर गया है उसको कुछ भी मालूम नहीं है। अब तो पूरे गांव में
उस सुनील के गायब होने की जो बात है वह फैल जाती है और सभी लोग हैरान और दुखी से हैं, लेकिन ढूंढ रहे होते हैं उस सुनील को। दोस्तों, कुछ लोग जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अब तो वो लोग जब लौट कर वापस आते हैं तो मनीराम को बता रहे होते हैं कि जो रेलवे लाइन है ना, उसके साथ में लगा हुआ जो रोड है, उस रोड के किनारे शायद बोरी में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जैसा कि कुछ वहाँ उस बोरी में से खून टपक रहा हो। अब तो मनीराम की हिम्मत नहीं पड़ती है आगे बढ़ने की। वह पता नहीं क्या सोच बैठता है, लेकिन बड़ी ही जल्दबाजी में कुछ लोगों के साथ वह उस रेलवे लाइन के नज़दीक पहुंचता है और बस उस बोरी को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और उसके पैर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं। दरअसल वह सोच रहा होता है कहीं इसमें उसका बेटा तो नहीं है, लेकिन अब तो उसे नहीं रोका जाता है और बस उस बोरी को खोला जाता है। अभी तक पुलिस के पास कोई सूचना नहीं दी गई थी और जैसे उस बोरी को खोला गया, उस बोरी में से मिलती है उस सुनील की लाश। सुनील को इस प्रकार से देखकर उस मनीराम को वहीं पर चक्कर आ जाते हैं, वह वहीं गिर पड़ता है। लेकिन अब तो गांव वाले भी पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे उस सुनील का किसी ने मर्डर किया हो। अब तो पुलिस भी वहीं मौका वारदात पे पहुंच जाती है और अब उस जो सुनील जो मृतक है उसकी जो लाश को कब्जे में लेकर यहाँ पर पूरे मामले को देख रही होती है। जैसे इस बात की सूचना उस अंशिका को मालूम चलती है, अंशिका भी वहाँ पर आती है और आते ही अपने पति की लाश को देखकर वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अंशिका को भी जैसे तैसे संभाला जाता है। पुलिस उस सब को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए अब उसको हॉस्पिटल तो भेजती है, लेकिन अब ये मामला क्या था, किस तरीके से हुआ, अब तो पुलिस पूछताछ में जुट गई थी और पुलिस उस अंशिका से, उस मनीराम से पूछ रहे होते हैं। तो मनीराम तो कहता है कि भाई वो अपनी बेटी के ससुराल में गया हुआ था, दरअसल उसको शुगर जैसी गंभीर बीमारी है और उसकी वहाँ पर जो आयुर्वेदिक दवाई मिलती है मैं उस दवाई को लेने गया था। इसके बाद उसको कुछ भी मालूम नहीं है, शायद तुम अंशिका से पूछ लो। अंशिका जो कि सुनील की पत्नी है। अब अंशिका से पुलिस पूछती है तो यहाँ पर अंशिका, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी, दरअसल उसका पति की मौत हो गई थी। अब तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान अवस्था में पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वह कहती है, उल्टा पुलिस को ही कहती है कि खुद उसके पति की मौत हो गई, वह तुम्हें यहाँ पर कारण गिनवाए, क्या कहे वो आपसे। वो कुछ भी नहीं कह सकती। उसको तो रात में जब सुनील और अंशिका दोनों बड़े ही प्यार से उस घर में सोए थे, सुबह 5 बजे जब अंशिका की आंख खुलती हैं तो उसको यह जो सुनील है उस घर में नहीं मिलता है। इसी वजह से सुबह 5 बजे उसने अपने ससुर के पास फ़ोन किया और उनको बताया कि सुनील यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब तो उस अंशिका की बातों पर यकीन कर लेती है पुलिस, लेकिन पुलिस का एंगल तो कुछ और भी होता है। वह शक की दृष्टि से भी देखती है अंशिका को, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि मामला पूरा ज़्यादा गमगीन था। अब तो पुलिस अलग ही ढंग से छानबीन करने में जुटी हुई है। पुलिस की नॉलेज में कुछ ऐसा आता है कि वह देखती है कि यहाँ पर जो खून की बूंदें हैं, यानी कि इस बोरी में जो खून की बूंदें टपकती हुई आई हैं वो इस गांव के अंदर से ही आई हैं। यानी कि पुलिस को एक क्लू मिल गया था कि इस लड़के यानी कि जो सुनील का मर्डर इस गांव के अंदर ही हुआ है। लेकिन वह जो खून के जो टपके हैं वो कुछ दूरी पर जाने के बाद रुक जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर कोई भी निशान नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा पुलिस हैरान है, दुखी है कि यार इस जगह पर जो कि गांव का एक आम रास्ता है, यहाँ पर सुनील की हत्या कैसे होगी। लेकिन वहाँ पर कोई पैरों के, चप्पलों, किसी भी तरीके कोई भी निशान मौजूद नहीं होते हैं। अब तो पुलिस और भी ज़्यादा गहराई से छानबीन करने में जुट जाती है, लेकिन पुलिस अब पहुंचती है उस सुनील के घर पर। यहाँ सुनील के घर पर उस कमरे के बारे में छानबीन चल रही होती है और इसी छानबीन के दौरान पुलिस को मालूम चलता है कि इस घर के अंदर किसी ने पोछा तो लगाया है, लेकिन पोछे के साथ साथ कुछ ऐसा फैला हुआ है जिसको देखकर उन पुलिस के जो हिसाब किताब है वो बदल जाते हैं। दरअसल पुलिस पाती है कि वहाँ जो गेट है उस गेट पर भी कुछ खून के धब्बे लगे हुए हैं। दोस्तों, अब तो पुलिस वहाँ पर उन पूरे मामले को, फॉरेंसिक जो टीम होती है उसको बुलाती है और वहाँ पर उन खून, ब्लड वगैरह के जो भी वहाँ मिलता है उसके नमूने लिए जाते हैं। उन नमूनों को लेने के बाद अब तो एफएसएल टीम जांच में जुट गई है कि क्या ये सुनील का ब्लड ही है। अब तो सुनील के ब्लड होने में, यानी कि सुनील का वह खून है, उसकी पुष्टि हो जाती है और अब पुलिस दोबारा से उस घर में आ टिकती है, क्योंकि वहाँ पे मनीराम तो था नहीं। मनीराम तो गया अपनी बेटी के ससुराल, यहाँ पर थी अकेली वह अंशिका। अब अंशिका से पुलिस पूछताछ करने के लिए अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है और पुलिस थाने में जब अंशिका से पूछताछ की जाती है कि अंशिका अब तो खुलकर बता दो कि कहानी क्या है,
तो यहाँ पर अंशिका अब बताती है कि साहब ऐसा है, मुझे शक है उस राजा राम पर। दरअसल मैं जब दिल्ली में अपने पति के साथ रहा करती थी, तो ये जो राजा राम एक बरेली का रहने वाला लड़का है, यह वहाँ पर हलवाई का काम किया करता है। दरअसल ये रास्ते में उसे छेड़ा करता और उससे बहुत सारे मजाक किया करता। होना हो शायद इस जो राजा राम है इसने उसके पति सुनील की जान ले लियो, क्योंकि जब उसने ये बात अपने पति सुनील को बताई थी, तो ये सुनील उस राजा राम से झगड़ बैठा था। कहीं ऐसा तो ना कहीं उस राजा राम ने अपना बदला लिया हो। अब इस बात पर गौर करते हुए पुलिस अब आगे अपना एंगल मोड़ती है और सीधे पहुंच जाती है दिल्ली। दिल्ली में उस राजा राम को जब वो पकड़ कर लाती है पूछताछ करने के लिए उस थाने में, तो उससे जब पूछा जाता है तो यहाँ पर राजा राम उसको कुछ भी नहीं बता पाता। वह कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुनील और संजय दोनों उसके मित्र जैसे हैं और भाई भाभी होने के नाते वह उससे कभी हंस बोल लिया करता, तो कोई गलती भी नहीं है। लेकिन उसका और उस सुनील से कोई झगड़ा हुआ ही नहीं कभी भी। लेकिन जैसे ही पुलिस राजा राम को अपने साथ लेकर आई थी, पुलिस के साथ एक लड़का और आया था। वह लड़का होता है सुनील का बड़ा भाई संजय। संजय यहाँ पुलिस से साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, सुनील हमारे जो ये राजा राम है हमारे घर जैसा लड़का है और हमारा भाई जैसा है। हमारे बहुत सारे मामलात, हमारी बहुत सारी बात एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हम लोग ढंग से रहा करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और दोस्तों यहाँ पर वह जो लड़का संजय कहता है कि रही बात 8 जून की, जिस दिन जिस रात उस लड़के यानी कि सुनील का मर्डर हुआ है, उस रात तो मैं खुद इस राजा राम के साथ मौजूद था। दरअसल वहाँ पर एक पार्टी थी और यह जैसे कि यह हलवाई है, यह वहाँ पर खाना बनाने गया हुआ था और मैं इसके साथ गया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उस राजा राम ने एक दावत खाने के लिए खुद मुझे बुलाया था और ये हम आधी रात तक वहीं पर उसी बैंक्वेट हॉल में मौजूद हैं। पुलिस के सामने जब ये दलीलें दी जाती है तो पुलिस से कहा जाता है कि भाई आप चाहे तो उस बैंक्वेट हॉल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लो, हमें पूरा भरोसा है, हम लोग वहीं पर मौजूद थे। अब पुलिस को मालूम चल गया था कि यहाँ पर राजा राम का कोई भी ऐसा मामला नहीं है। अब तो उल्टी पुलिस दोबारा उस अंशिका को अपने पास पूछताछ करने के लिए लाती है और फिर यहाँ पर कहती है कि अंशिका सच्ची बात बता दो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो और बताना क्या चाहती हो। लेकिन यहाँ पर अंशिका अब तो जो ऐसे सच को सामने लाती है जिसको सुनकर शायद किसी के भी हाथ पैर कांप जाएं। दरअसल अंशिका कहती है कि उसको उसका पति जो सुनील है वह कभी से भी पसंद नहीं था। दरअसल उसका जो बचपन बीता है अपनी बुआ के घर बीता है और यहीं पर वह पढ़ाई लिखाई करती थी और उसी समय उसकी एक दोस्ती हो जाती है रॉकी नाम के लड़के से। वह रॉकी जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन वह करता कुछ नहीं है और लेकिन वह एक अच्छे जमींदार का बेटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अंशिका जो खुद दिखने में काफ़ी सुंदर होती है, वह उस रॉकी से मोहब्बत कर बैठती है और अपने पिता से भी कह बैठती है कि वह उस रॉकी से शादी करेगी। लेकिन जब उसके पिता इस पूरे मामले को देखते हैं तो वो उस लड़के यानी कि रॉकी को देखकर साफ मना कर देते हैं कि नहीं बेटी, हमारी इस घर में इस रॉकी के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। दरअसल वे रॉकी और जो अंशिका है एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ही बड़े तरीके से फंसे हुए होते हैं। अब तो अंशिका के पिता अंशिका की जो शादी है वह तय कर देते हैं उस सुनील के साथ और सुनील के साथ जब उसकी शादी हो जाती है अब तो वह सुनील के साथ रहने लगती है, लेकिन मन ही मन चाहती है वह रॉकी को। और अक्सर वह जब अपने मायके आती है तो वह मायके तो नहीं रुकती, सीधी अपनी बुआ के घर चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपने प्रेमी रॉकी से मिला करती है और रॉकी के साथ मिलने में उसके वही प्रेम संबंध शारीरिक संबंधों में बदल जाते हैं और बस यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ खूब मौज मस्ती किया करते हैं। लेकिन जिस दिन उस अंशिका के पिता को मालूम चल गया कि उसकी बेटी यहाँ पर अपनी बुआ से नहीं रॉकी से मिलने आती है, तो अब वो डांटते डपटते हुए उस लड़की को लेकर जाते हैं अपने घर और सुनील के घर सुनील के साथ भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह पिता भी नहीं बताता है उस सुनील को कि उसकी जो बेटी के कुछ गलत संबंध हो गए हैं। बस इस प्रकार से उनका ये प्यार चल रहा होता है। लेकिन रॉकी उस दिन उस लड़की अंशिका को एक फ़ोन गिफ्ट में देता है। अब तो उनकी चोरी छिपे बात होने लगती हैं। अंशिका का पति सुनील जो कि दिल्ली में रहा करता वह अब आता है 6 तारीख को 6 जून को आता है अपने घर और वह अपनी पत्नी अंशिका को ले जाने वाला था।
दरअसल उसकी टिकट 10 जून की थी और वह 10 जून को अंशिका को अपने साथ ले जाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर जो अंशिका है, अंशिका रॉकी से बात करती है और रॉकी की बात करने पर दोनों के बीच में बहुत सारी बात होती है और अब तो वह रॉकी को बताती कि अब वह समय आ गया है जब वह हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली है। दरअसल वह आज रात यहाँ पर आ जाए। आज उसका जो ससुर है वह तो अपनी बेटी की ससुराल में गया है और तुम यहाँ पर उस पूरे मामले को अंजाम दो। दोस्तों अब तो अंशिका के कहने पर वह रॉकी उसकी ससुराल में आ जाता है और बस वहीं पर खेतों में ताक लगा कर बैठा होता है कि वह जैसे उसको उसकी जो प्रेमिका है अंशिका का फोन आ जाएगा वह तुरंत ही वहाँ अपने उसके घर पहुँच जाएगा और अपने पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगा। अब तो जैसे ही वह रात होती है, रात के समय अब वह जो अंशिका है वह रात को अपने घर से जाती है सोच वगैरह की कहकर उन खेतों में और खेतों में जाकर उस रॉकी के साथ बैठकर बहुत मौज मस्ती करती है। उसके बाद वह जब घर आती है तो यहाँ पर वह पाती है कि सुनील सो रहा है। वह चुपके से फ़ोन कर देती है उस रॉकी के पास और रॉकी अब धीरे धीरे आता है और मेन डोर जिसको खुला छोड़ आई थी वह अंशिका, उसी से एंटर करता है वह रॉकी। रॉकी के साथ उसका दोस्त यानी कि रोहित भी होता है। रोहित और रॉकी दोनों आते हैं और अब तो वो लोग उस सुनील को वहीं उसी बिस्तर पर सोता हुआ पाते हैं। दोस्तों अब तो वो रॉकी जो है वह धारदार हथियार जो अपने साथ लाया था उसके साथ उस सुनील की वहीं उसी जगह पर उसके बिस्तर पर हत्या कर देता है। अब तो रॉकी हत्या करने के बाद उस आदमी यानी कि सुनील के शव को एक चादर में लपेटते हैं, फिर एक बोरी में डालते हैं और फिर वहां से लेकर जाने लगते हैं। वो लोग जैसे ही उसको खींच कर ले जा रहे हैं, घसीटते हुए ले जा रहे हैं, यहाँ पर रोहित के हाथों से वह जो बोरी है वह छूट जाती है और बस उसी जगह पर से जो खून की जो बूंदें हैं वो टपकनी शुरू हो जाती है। और अब तो वो लोग जैसे उस रेलवे लाइन के किनारे उस बोरी को फेंकने के लिए गए थे, अब तो यहाँ पर जैसे उस बोरी को फेंकने की कोशिश की जाती है वह बोरी अटक जाती है वहाँ पर लगे हुए लोहे के तारों में और अब वो लोग उस बोरी को रेलवे लाइन पर नहीं फेंक पाते हैं, लेकिन उन्हीं झाड़ियों में उसको फेंक कर वहीं छोड़कर वो लोग भाग जाते हैं। अब तो अंशिका की बनाई हुई साजिश के मुताबिक अब तो सुबह 5 बजे अपने पिता यानी कि अपने ससुर के पास फ़ोन करती है और उनको इतला देती है कि तुम्हारा बेटा जो सुनील है वह घर में मौजूद नहीं है। अब तो मनीराम बहुत ही तेज गति में अपने घर आता है और अपने बेटे को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसको बेटा नहीं मिलता है। दोस्तों जिस प्रकार से पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया, पुलिस तो काबिल तारीफ काम करती है, लेकिन वही जो अंशिका जिसकी शादी करीब 2 साल पहले उस सुनील से हुई थी, उन्हीं प्रेम संबंधों के चलते वह जो अंशिका है अपने ही पति की हत्यारन बन जाती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं कि हवस की आग बहुत ही गंदी होती है और इन आगों के चलते ना जाने कितने ही परिवारों को अपने यारों प्यारों से हाथ धोना पड़ गया है। दोस्तों कभी भी इसी प्रकार के किसी भी मामले में आगे ना बढ़ें और अगर आपको बढ़ना भी पड़ रहा है तो आप 10,000 बार जरूर सोच लें और भगवान का नाम जरूर लें ताकि आपकी बुद्धि सही हो जाए, आप लोग सही निर्णय कर पाएं और आप लोग सही रास्ते को चुनें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया संस्कीज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।